Hello students, for November 2021 exams and onward, very few amendments are notified by the Institute concerning security and economic laws with regard to 3 acts. 3 एक्ट की आज हम बात करेंगे, सेबी एक्ट, फैमा एक्ट एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट. सिंपल एक अमेंडमेंट नवंबर 2021 एंड ऑनवर्ड के लिए. आइए सेबी एक्ट में बात करें. पहली बात, सेबी एक्ट में अमेंडमेंट आई है थैंक्स टू फाइनेंस एक्ट 2021. दरअसल फाइनेंस एक्ट 2021 ने सेबी एक्ट के अलावा सकरा एंड सरफाइसी में भी अमेंडमेंट करी, बट सरफाइसी एंड सकरा कोर्ट से हटा दिया गया है. सेबी एक्ट के हम सेक्शन नंबर 12 में पढ़ते हैं, जितने भी इंटरमीडियरीज हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, उन सबको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है सेबी के पास. राइट, हम दुनिया भर की सेक्शन 12 में एक लिस्ट पढ़ते होते हैं. देखिए लंबी चौड़ी ये लिस्ट है, ये वो, तो ये सब नॉर्मल हमने सब पढ़ा हुआ है. हैंड रिटन नोट्स में एक एक चीज लिखी हुई है. बस एक हल्की सी चीज, ये ग्रीन जो बैकग्राउंड है आप देख रहे हैं, बस ये एक अमेंडमेंट का हिस्सा है. देखिए ये रहा कि एक सेक्शन 12 सब सेक्शन 1 से इंसर्ट हुआ है फाइनेंस एक्ट से 1 अप्रैल 2021 से, और ये नवंबर में एप्लीकेबल होगा. कहता नो पर्सन शेल स्पॉन्सर और कोज टू बी स्पॉन्सर्ड और कोज और कैरी ऑन और कोज टू बी कैरिड ऑन द एक्टिविटी ऑफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड और अ बिजनेस ट्रस्ट. तो कहता अगर आप AIFO ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, बेसिकली इसका नॉर्मल मीनिंग वगैरह हम क्लास में भी कर चुके हैं, तो इसमें ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे. या कहता आप बिजनेस ट्रस्ट वगैरह हो जिसकी डेफिनेशन दे रखी है इनकम टैक्स में अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 13A. तो कहता कोई भी आदमी ना तो स्पॉन्सर करेगा और कोस्ट टू बी स्पॉन्सर्ड और कैरी ऑन और कोस्ट टू बी कैरिड ऑन द एक्टिविटी ऑफ एन AIF बिजनेस ट्रस्ट अनलेस अगर आप रजिस्ट्रेशन ना करवा लें बोर्ड का मतलब सेबी के पास. एक वर्ड में खत्म करें, AIF बिजनेस ट्रस्ट जो इनकम टैक्स में डिफाइंड है, तो भैया अगर आपको काम करना है तो आपको सेबी के पास रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी. लंबी चौड़ी जो लिस्ट हम कहते हैं, हर ब्रोकर हो, डिपॉजिटरी हो, सबको रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है, उसी में इसका भी है. वैसे भी मैं मोटा मोटा बता दूं, नॉर्मल भी क्लास में मैंने AIF आपको लिखवाया हुआ है. तो बस इतना सा अमेंडमेंट. गोइंग टू फैमा एक्ट. फैमा एक्ट में जब हम एक्सपोर्ट्स वाला लेक्चर पढ़ते हैं सेक्शन 7 से लेते हुए 9 तक कह लीजिए मोटा मोटा, तो वहाँ हम कुछ रेगुलेशंस पढ़ते हैं. देखिए फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रेगुलेशन 2015. तो उससे रिलेटेड जब हम रेगुलेशन नंबर 4 पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कुछ कैटेगरीज ऑफ एक्सपोर्ट को कोई डिक्लेरेशन देने की जरूरत नहीं है, मीन्स उनको एग्जम्पशन है. तो उसके अंदर हम ये लंबी चौड़ी लिस्ट पढ़ते होते हैं. जैसे अगर आप एक्सपोर्ट करें बाय गिफ्ट 5 लाख रुपए तक की रुपीस में, तो कोई आपको डिक्लेरेशन देने की जरूरत नहीं है. ये लंबी चौड़ी एक तरह से पॉइंट हम पढ़ते हैं. उसके अंदर बस एक नया कह लीजिए क्लॉज EA, जो कि ये फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अमेंडमेंट रेगुलेशन 2021, उसकी वजह से एक सिंपल पॉइंट ऐड हुआ है. तो उस लिस्ट में आप अपने जो हैंड रिटन है बस उसमें हल्का सा ऐड ऑन कर लीजिए. क्या है देखिए, कहता री एक्सपोर्ट ऑफ लीज्ड एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर. आपने कोई जहाज हेलीकॉप्टर वगैरह लीज पे लिए हैं, लीज पीरियड खत्म हो गया, वापस तो करोगे, तो हम इसको एक्सपोर्ट थोड़ी मानेंगे. तो कहता है या कोई इंजन ऑक्सिलरी पावर यूनिट्स रीपोसेस्ड बाय ओवरसीज लेसर, तो ऑब्वियसली लीज पे लिया है तो लेसर बाहर बैठा है. एंड ड्यूली डी रजिस्टर्ड बाय द DG ऑफ सिविल एविएशन, ऑब्वियसली सिविल एविएशन तो लगेगा क्योंकि हेलीकॉप्टर जहाज वगैरह है. ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ इरेवोकेबल deregistration and export request authorization holder under the Cape Town Convention, subject to permission by DGCA या Ministry of Civil Aviation for such exports. तो सिंपल भाषा में अगर आपने हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, कुछ प्लांट्स वगैरह, पावर यूनिट्स वगैरह ले रखी हैं, लीज पे ले रखी हैं, अगर आपको वापस करनी पड़ती हैं तो हम उसको एक्सपोर्ट नहीं मानेंगे. ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ irrevocable deregistration and export request authorization holder under Cape Town, तो केप टाउन जो कि साउथ अफ्रीका में है, तो उस कन्वेंशन के मुताबिक अगर आपको ये सामान वापस करना पड़ रहा है तो हम इसे एक्सपोर्ट नहीं मानेंगे. मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में अमेंडमेंट ये आती है कि हम रिपोर्टिंग एंटिटी की डेफिनेशन पढ़ते होते हैं सेक्शन 21WA के अंदर. तो हम कहते हैं जी कोई भी बैंकिंग कंपनी, FI, इंटरमीडियरी या पर्सन कैरिंग ऑन डेजिग्नेटेड बिजनेस और प्रोफेशन,
तो ये पर्सन कैरिंग ऑन डेजिग्नेटेड बिजनेस और प्रोफेशन, दरअसल हम इसकी डेफिनेशन भी नहीं पढ़ते ग्रुप 1 में। हाँ, ग्रुप 2 में अगर आपने पेपर 6D इलेक्टिव पेपर लिया है इकोनॉमिक लॉज के ऊपर, तो वहां पे जरूर ये डेफिनेशन, क्योंकि हमारे स्टडी मैट में दे रखी है, तो रेलिवेंट फॉर पेपर 6D है, जहां हम पढ़ते हैं पर्सन कैरिंग ऑन डेजिग्नेटेड बिजनेस और प्रोफेशन कौन है जिसको रिपोर्टिंग एंटिटी माना जाएगा। तो उसके अंदर हम पढ़ते हैं कि देखिए रियल एस्टेट एजेंट की भी बात है, या जो डीलर है प्रेशियस मेटल वगैरह में, उसकी बात हम करते हैं। तो उससे रिलेटेड ये हमें 2 नोटिफिकेशन जारी हुई हैं। देखिए, एक रहा रियल एस्टेट एजेंट, एक है डीलर इन प्रेशियस मेटल। तो कहता अगर आप एंगेज्ड हैं इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन रिलेशन टू सेल और परचेज ऑफ रियल एस्टेट एंड हैविंग एनुअल टर्नओवर ऑफ ₹20 लाख और अबव, तो कहता आप रियल एस्टेट डीलर हैं, आपकी टर्नओवर, बस हमें यहाँ से टर्नओवर देखना है भैया, आपकी टर्नओवर सालाना अगर 20 लाख या इससे ज़्यादा है तो आपको मान लिया जाएगा पर्सन कैरिंग ऑन डेजिग्नेटेड बिजनेस ऑफ प्रोफेशन, और आप बन गए रिपोर्टिंग एंटिटी, और आपके ऊपर सेक्शन 11-12 ये लगने स्टार्ट हो जाएंगे। नंबर 2, डीलर इन प्रेशियस मेटल, प्रेशियस स्टोन्स और पर्सन्स कैरिंग ऑन, राइट, इफ दे एंगेज इन एनी कैश ट्रांजेक्शन। कहता अगर आप कैश ट्रांजेक्शन कर रहे हो और वो कैश ट्रांजेक्शन कर रहे हो 10 लाख या उससे ज़्यादा की, मतलब यहाँ पे अमाउंट था आपका 20 लाख वाला, यहाँ पे लेकिन कैश ट्रांजैक्शन अगर ये कर रहे हैं और कितने की कर रहे हैं, 10 लाख या उससे ज़्यादा की आप कर रहे हो इन अ सिंगल ऑपरेशन, मतलब एक ट्रांजैक्शन अगर आप कर रहे हो, और इन सेवरल ऑपरेशंस दैट अपीयर टू बी लिंक्ड, या तो एक हो या कई सीरीज अगर हैं तो वो लिंक होनी चाहिए, तो 10 लाख उसकी वैल्यू है, तो हम आपको मान लेंगे पर्सन कैरिंग ऑन डेजिग्नेटेड बिजनेस और प्रोफेशन, और आप बन जाएंगे रिपोर्टिंग एंटिटी। तो ये 2 मॉनेटरी लिमिट एक तरह से। पहली बात नॉर्मल ग्रुप 1 में देखिए हम ये डेफिनेशन ही नहीं पढ़ते हैं पर्सन कैरिंग ऑन डेजिग्नेटेड बिजनेस, क्योंकि रेलिवेंट ही पेपर 6D है, हमारी स्टडी मैट पे भी नहीं है, बट फिर भी चलिए क्योंकि ये 2 नोटिफिकेशन इंस्टीट्यूट ने डाली हैं तो ये डेफिनेशन भी आप बेहतर होगा कि आप नोट डाउन कर लें, तो इट विल बी गुड। तो 2 पॉइंट हमने यहाँ पढ़े हैं और बाकी पॉइंट भी देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है जैसे पर्सन कैरिंग ऑन एक्टिविटीज और प्लेइंग गेम ऑफ चांस फॉर कैश और काइंड, सिंपल सी बात, कैसीनो के लीजिए तुक्का लग गया तो ऑब्वियसली पैसे की कहानी है। आप रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार हैं अंडर सेक्शन 6 ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। तो अगर रजिस्ट्रेशन एक्ट, क्योंकि रजिस्ट्रेशन एक्ट में लोग रजिस्ट्रियां करवाते हैं, आपको रजिस्टर करवाना है, पैसा देना है, तो वो भी रिपोर्टिंग एंटिटी में आ जाएंगी। देन पर्सन एंगेज्ड इन सेफ कीपिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कैश एंड लिक्विड सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ अदर पर्सन्स एज मे बी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अगर आप किसी के बिहाफ पे कैश या लिक्विड सिक्योरिटीज रख रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ अदर पर्सन्स, तभी आप रिपोर्टिंग एंटिटी बनेंगे। लास्ट क्लॉज जो है क्लॉज नंबर 6 पर बैलेंसिंग फिगर अदर एक्टिविटीज, तो यहाँ पे एक डेफिनेशन ये ले लीजिए सेक्शन 21A से, पर्सन कैरिंग ऑन डेजिग्नेटेड बिजनेस ऑफ प्रोफेशन, जहाँ 6 पॉइंट आए, एक भैया कैसीनो, दूसरा ये रजिस्ट्रेशन एक्ट में, तीसरा रियल एस्टेट, लेकिन हमने पढ़ा टर्नओवर हो कम से कम 20 लाख, प्रेशियस मेटल में ये कोई भी स्टोन्स वगैरह हो। तो यहाँ नोटिफिकेशन ये कहती कि भैया अगर कैश में ट्रांजैक्शन है 10 लाख की, एक ट्रांजैक्शन या कनेक्टेड हो, एंड देन आ गया कोई कैश एंड लिक्विड सिक्योरिटीज आपके बिहाफ पे रख रहा है, और लास्ट में आ गया पर्सन कैरिंग ऑन सच अदर एक्टिविटीज। एक हल्की सी और नोटिफिकेशन कह लीजिए इससे रिलेटेड ये है, देखिए हम पढ़ के आते हैं मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में अपने सेक्शन नंबर 11A से रिलेटेड, देखिए तो हम 11A से रिलेटेड ये पढ़ते हैं, वेरिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी बाय रिपोर्टिंग एंटिटी। क्या रिपोर्टिंग एंटिटी वेरीफाई करेगी अपने क्लाइंट एंड बेनिफिशियल ओनर। तो ये कोई अमेंडमेंट नहीं है, ये सब नॉर्मली हमने पढ़ा हुआ क्लास में कि ऑथेंटिकेशन अंडर द नेचुरल है आधार, अगर आप रिपोर्टिंग एंटिटी कौन है, इस बैंकिंग कंपनी। और नंबर 2 है ऑफलाइन वेरिफिकेशन अंडर द आधार एक्ट या पासपोर्ट या अदर ऑफिशियल वाले डॉक्यूमेंट स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट। तो ये सब कुछ हम पढ़ते हैं। देखिए प्रोविजो क्या कहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट अगर सेटिस्फाइड है डाटा रिपोर्टिंग एंटिटी अदर देन अ बैंकिंग कंपनी कंप्लाइज विद सच स्टैंडर्ड ऑफ प्राइवेसी सिक्योरिटी अंडर आधार एक्ट एंड इट इज नेसेसरी एंड एक्सपीडिएंट टू डू सो बाय नोटिफिकेशन परमिट सच एक्टिविटी टू परफॉर्म ऑथेंटिकेशन। तो कहता है सरकार नोटिफाई करके किसी एंटिटी को ऑथेंटिकेट कर सकती है, मतलब पावर दे सकती है कि वो ये आधार वगैरह से रिलेटेड ऑथेंटिकेशन कर सकें। Further provided that no notification under the first provision shall be issued
without consulting with the UID of India established under subsection 1 of section 11। तो कहता अगर आप किसी एंटिटी को ये ऑथराइजेशन दे सकते हो ऑथेंटिकेशन करने के आधार के द्वारा, तो आपको उससे पहले सरकार को कंसल्ट करना पड़ेगा UID अथॉरिटी को। अब आती है यहाँ पे एक नोटिफिकेशन इस प्रोविजन से रिलेटेड। ये आप किसको ये पावर देते हैं, तो ये नोटिफिकेशन आती है 28 जनवरी की। इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्ड अंडर सबसेक्शन 1 of 11A, the CG on being satisfied that the reporting entities mentioned below comply with the standard of privacy and security under the Aadhaar Act and it is necessary and expedient to do so, and after consultation, देख रहे हैं ये वर्ड आ गया, after consultation with जो दोनों प्रोविजन में था UID of India, established ये UID of India जो established है under subsection 1 of section 11 of Aadhaar Act and the regulatory authority namely the RBI hereby, क्योंकि RBI रेगुलेटर हो गया, hereby notifies, क्या नोटिफिकेशन है जी, कि रिपोर्टिंग एंटिटी स्पेसिफाइड बिलो ये काम करेगी आधार ऑथेंटिफिकेशन सर्विसेज का ऑफ यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो मतलब एक एंटिटी बताई है, उस एंटिटी का बस हमें ये नाम, क्योंकि कोई MCQ आ जाए कुछ और कुछ नहीं है भैया, बस ये इतना सही एक वर्ड का हमारा अमेंडमेंट है। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPC कि इस एंटिटी को ऑथराइजेशन मिला है कि ये ऑथेंटिकेट करेगी आधार के ऊपर, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये 3 एक्ट छोटी छोटी एक एक सिंगल अमेंडमेंट थी। थैंक यू।